हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक उसी प्रकार से वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम बताते हैं इसमें कुछ आपको फैक्ट्स। बहुत पहले समय तक यानी कि कई सौ वर्षों तक ऐसा माना जाता था कि वैद्युत और चुंबक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब वैद्युत को अलग करके देखा जाता था, चुंबक को अलग करके देखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन अरस्टेड। ये डच वैज्ञानिक थे। इन्होंने ये बताया कि वैद्युत और चुंबक दोनों एक दूसरे से संबंधित है। मतलब जहाँ पे वैद्युत है वहाँ पे चुंबक है, और जहाँ पे चुंबक होगा वहाँ पे वैद्युत उत्पन्न किया जा सकता है, ऐसा इन्होंने बताया। कहने का मतलब ये कि अगर किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबक का एक क्षेत्र बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। अर्थात उस क्षेत्र के अंदर आप चुंबक के बलों का अनुभव कर सकते हैं या चुंबकीय बलों का अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसा तथ्य इन्होंने जब दिया तो एक प्रमाण की ज़रूरत थी कि इस प्रमाण के साथ इस तथ्य को दिया जाए कि लोग माने ये कि जहाँ पे चुंबक है वहाँ पे वैद्युत है, और जहाँ पे वैद्युत है वहाँ पे चुंबक होगा। तो इसके लिए अरस्टेड ने, किसने? अरस्टेड, ये था इनका नाम। अरस्टेड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके आधार पे बताया कि विद्युत जो है ये क्या है, चुंबक से संबंधित है। मतलब जहाँ पे विद्युत होगा वहाँ पे चुंबक होगा। अब ये कैसे इन्होंने समझाया, इसके लिए देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना है। इस डायग्राम के थ्रू आपको हम समझाते हैं कि किस प्रकार इन्होंने सिद्ध किया कि अगर जहाँ पे वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा। यहाँ पे अगर इस सर्किट को ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक प्रतिरोध तो इसमें लगा है, इसमें एक बैटरी भी लगी है, और यहाँ पे एक की है। की का मतलब स्विच, जिससे इस सर्किट को ऑन ऑफ किया जाता है। ठीक इसके नीचे एक यहाँ पे चुंबकीय सुई रखी गई है। चुंबकीय सुई ये क्या करती है, ये जहाँ पे विद्युत क्षेत्र होगा या जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा, जब इसको लेके जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र में तो इसकी सुई में विक्षेप उत्पन्न होगा। मतलब ये सुई हिल जाएगी। अगर ऐसे है तो चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार ये इधर उधर घूमेगी, ऐसे घूम जाएगी। तो इस सुई का काम यही होता है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रेजेंस को बताना कि चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ, ये सर्किट अभी क्या है, आप लोगों की भाषा में ऑफ है। इसमें से कोई वैद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, भले से यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। क्योंकि यहाँ पे सर्किट देखें तो खुली है। अगर ये जुड़ा होता, ये वाला पॉइंट इससे जुड़ा होता, तब इसमें से वैद्युत धारा प्रवाहित होती। तो पहली वाली केस में इस सुई का उत्तरी सिरा उत्तर की ओर और दक्षिणी सिरा दक्षिण की ओर है। मतलब इस सुई में कोई विक्षेप नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है। मतलब कोई डिफ्लेक्शन इसमें नहीं आएगा। सुई बिल्कुल उत्तर वाला सिरा उत्तर में रहेगा, दक्षिण वाला सिरा दक्षिण में रहेगा। ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अब जब दूसरी केस में इन्होंने इस सर्किट को क्लोज किया और बैटरी वैसे ही जुड़ी है, देखिए यहाँ पे क्लोज हो गया, मतलब ये दोनों तार जुड़ गए। अब यहाँ पे वैद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो गया। वैद्युत धारा देखिए प्लस से माइनस की ओर। अगर हम कहें तो यहाँ पे क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में चलती है इसी डायरेक्शन में चलती है ना, ऐसे इसी डायरेक्शन में यहाँ पे करंट भी इस सर्किट में जाना शुरू कर दिया। अब ये जो सुई इस डायरेक्शन में रखी गई थी, मतलब उत्तरी सिरा ठीक उत्तर था, दक्षिणी सिरा दक्षिण में था। देखिए ये भी क्या हुआ कि इसका जो उत्तरी सिरा जहाँ पे पहले था, इस सुई का उत्तरी सिरा जहाँ पे पहले था यहाँ पे था, यहाँ से यह विक्षेपित होकर थोड़ा नीचे आ गया, एन डैश इसको मान लिया गया। मतलब ये ऐसे नीचे की तरफ आ गया। और जो इसका दक्षिणी सिरा था, इस सुई का दक्षिणी सिरा, वो थोड़ा सा ऊपर खिसक गया। पहले कहाँ पे था, यस पे था, अब कहाँ पे चला गया, यस डैश पे। तो इसका मतलब ये है
कि जब वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र है जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव ये सुई कर रही है। मतलब ये बता रही है कि वैद्युत धारा के प्रवाह से इस परिपथ के चारों ओर एक कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें वैद्युत धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव किया जा रहा है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पे उपलब्ध है जिसके कारण उसकी सुई घूम रही है, वहाँ पे विक्षेप आ रहा है। चलिए, एक कंडीशन तो हो गई। फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम बैटरी के ध्रुव को चेंज कर दें। मतलब जो प्लस है उसको माइनस बना दें, जो माइनस है उसको प्लस बना दें। तो ऐसा इन्होंने यहाँ पे तीसरी बार किया। पहले में कुछ नहीं किया, दूसरे में केवल स्विच को क्लोज कर दिया, धारा प्रवाहित हुई तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हुआ। और वो किस प्रकार उत्पन्न हुआ? अगर यहाँ पे धारा आपकी घड़ी के चलने की दिशा में प्रवाहित हो रही है तो सुई भी लगभग उसी डायरेक्शन में घूम गई है। ऐसा विक्षेप यहाँ पे उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पे तीसरे वाले कंडीशन में स्विच अब भी क्लोज है, मतलब की जो लगी थी वो अब क्लोज है, लेकिन बैटरी का ध्रुव बदल दिया गया। प्लस को माइनस की तरफ, माइनस को प्लस की तरफ कर दिया गया। जैसा कि यहाँ पे पहले था वैसा नहीं है। यहाँ पे अब धारा फिर से अपनी डायरेक्शन को फॉलो करेगी, प्लस से माइनस की तरफ इस तरह से जाएगी। अब इन्होंने ये पाया कि यहाँ पे जो धारा बह रही है वो घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में, ऐसे घड़ी आपकी इस तरह चलती है, ऐसे ऐसे, लेकिन अब ये करंट फ्लो हो रहा है घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में, मतलब एंटी क्लॉक वाइज। यहाँ पे इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है? इससे ये पता चल रहा है चुंबकीय सुई जो यहाँ पे है इसमें एक विक्षेप उत्पन्न हुआ। अब वो किस डायरेक्शन में हुआ? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए, एंटी क्लॉकवाइज में ये घूमी। पहले इसका सिरा यहाँ पे था, यहाँ से ये शिफ्ट होके कहाँ पे गया? एन डैश पे। पहले इसका साउथ वाला यहाँ पे था, अब साउथ से ये यहाँ पे आ गया एस डैश पे। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट के आधार पे चुंबकीय सुई का सहारा लेके इन्होंने बताया कि जहाँ पे वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, अर्थात जिस चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होगी उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में इस चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। अब वो डिपेंड करता है विक्षेप आपका क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये डिपेंड करता है किस पे? करंट की डायरेक्शन पे। करंट की डायरेक्शन पे अगर करंट आपका क्लॉकवाइज है तो विक्षेप भी आपका क्लॉकवाइज रहेगा। अगर करंट यानी कि धारा, वैद्युत धारा एंटी क्लॉकवाइज है तो विक्षेप भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस तरह से इन्होंने बताया। और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था 1820 ईस्वी में। कब किया था? अरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव किया कि जहाँ पे वैद्युत धारा होती है उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है। अर्थात ये कि वैद्युत और चुंबक एक दूसरे से संबंधित हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। लेकिन कई सौ वर्षों तक ऐसा माना जाता था कि वैद्युत अलग है और चुंबक अलग है। तो बहुत ही नई कड़ी इन्होंने जोड़ी और फिजिक्स की पूरी परिभाषा ही इन्होंने लगभग बदल दी। और तब से फिजिक्स को एक नई दिशा मिली जिसमें वैद्युत और चुंबक दोनों को एक साथ करके देखा जाने लगा। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट आपको समझना था, कभी ये पूछा नहीं जाएगा। हालांकि आप ये जानें कि अरस्टेड का प्रयोग किस चीज़ के लिए था, तो ये वैद्युत और चुंबक दोनों के संबंध को दर्शाने के लिए था। इसके आधार पर इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि वैद्युत और चुंबक एक दूसरे से संबंधित हैं। आप ऐसा अगर डायग्राम बना के बताना चाहते हैं तो ये तीनों डायग्राम बन जाएगा, जिसमें आप बता सकते हैं कि अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो चुंबकीय सुई में भी विक्षेप क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हुआ। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो एंटी क्लॉकवाइज विक्षेप उत्पन्न हुआ। चुंबकीय सुई एक छोटा सा चुंबक समझ लीजिए होती है, जो क्या बताती है? प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है। ये कौन बताता है? चुंबकीय सुई बताती है।
अभी इसके बारे में आप जानेंगे। और ये एक्सपेरिमेंट अरस्टेड ने किया था 1820 में। अब हम लोग बात करते हैं कि चुंबक क्या है, क्योंकि हम लोग चुंबक वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें जानना चाहिए कि चुंबक क्या होता है, जिसे बोलते हैं मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट मतलब आपने देखा भी होगा, काले रंग का होता है, लेकिन वास्तव में जब पहले चुंबक मिला था तो वो काले रंग का नहीं था, वो एक हल्का भूरे रंग का पत्थर था, है ना, जिसे प्राकृतिक चुंबक कहा गया। तो अभी हम लोग पहले मैग्नेट की थ्योरी जानते हैं, परिभाषा जानते हैं। मतलब इसको आप परिभाषा के रूप में बोल सकते हैं, लोहा, कोबाल्ट तथा इस्पात का बना वह टुकड़ा जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है। ये आप चुंबक की परिभाषा में बोल सकते हैं। ये किसका बना होता है? लोहा प्लस कोबाल्ट और किसका? प्लस इस्पात का बना वह टुकड़ा जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है। ये चुंबक की परिभाषा हो गई। अब चुंबक के कितने प्रकार हैं? चुंबक के 2 प्रकार हैं। मेन रूप से चुंबक के कितने प्रकार? 2 प्रकार। अब इसके लिए डायग्राम बनाया है और इसमें जो 60 पॉइंट था वो हमने लिख दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चुंबक के प्रकार। चुंबक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक है प्राकृतिक चुंबक और एक है कृत्रिम चुंबक, मतलब जिसे बनाया जाता है। और ये वाला चुंबक बनाया नहीं जाता, ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मिलता है। अब प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? आप इसकी कहानी थोड़ा समझिए। बहुत समय पहले, यानी कि कई 100 वर्षों पहले, एशिया माइनर के मैग्नेशिया नामक स्थान पर खुदाई हो रही थी। और खुदाई करते समय जो लोग खुदाई कर रहे थे उन्होंने एक भूरे रंग का पत्थर प्राप्त किया। एक पत्थर मिला, लेकिन वो पत्थर क्या कर रहा था? लोहे की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। मतलब वो जिस भी चीज़ से खुदाई कर रहे थे, खुदाई करते समय वो पत्थर उस खुदाई वाले यंत्र में चिपक गया, तो उसे बोला गया मैग्नेटाइट। क्या बोला गया? मैग्नेटाइट। और वो भूरे रंग का था। अब मैग्नेटाइट को बोला गया कि जो चुंबक का सूत्र कभी कभी पूछा जाता है कि चुंबक का सूत्र क्या है, तो चुंबक का रासायनिक सूत्र है Fe3O4, है ना। इसे बोलते हैं मैग्नेटाइट। इस अयस्क को बोला गया, क्या है ये? जो भूरे रंग का पत्थर था उसे अयस्क बोला गया, है ना। एक अयस्क था वो, जिसे मैग्नेटाइट कहा गया। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो Fe3O4 है, ऐसा कहा गया। और ये पत्थर करता क्या था? ये लोहे की छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता था, अर्थात इसमें लोहे की छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण था। इसलिए इस अयस्क को क्या बोला गया? मैग्नेटाइट, है ना, या मैग्नेट भी इसे कहा गया। इसी को मैग्नेट कहा गया क्योंकि ये मैग्नेटाइट था, तो इसी के आधार पर इसे मैग्नेट बोल दिया गया। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मिलने के कारण इसे प्राकृतिक चुंबक भी कहा गया। प्रकृति में किस रूप में मिल रहा था? स्वतंत्र रूप से, मतलब इसे किसी ने बनाया नहीं था। ये अपने आप पृथ्वी के नीचे जमीन में स्वतंत्र रूप से प्राप्त हुआ, इसलिए इसे प्राकृतिक चुंबक कहा गया। और इसकी प्रबलता जो थी, प्रबलता का मतलब शक्ति, आकर्षित करने की शक्ति, वो बहुत कम थी। मतलब ये कि अगर यहाँ पे पत्थर रखा गया है तो इसके चारों ओर बहुत छोटा सा क्षेत्र होगा जिसमें कोई लोहे की वस्तु चुंबकीय बल का अनुभव करेगी, अर्थात ये पत्थर इसको खींचेगा। वो खींचने वाली शक्ति इसकी बहुत कम थी। इसकी प्रबलता इसलिए जब मिला तब बहुत कम थी। जब इसके बहुत समीप जाते थे तब ये उस वस्तु को अपनी ओर खींचता था और बहुत हल्के से खींचता था। तो आप प्राकृतिक चुंबक के लिए बता सकते हैं इतना कि सर्वप्रथम एशिया माइनर के मैग्नेशिया नामक स्थान पर खुदाई करते समय लोहे का एक अयस्क पाया गया जो भूरे रंग का था। इस अयस्क को मैग्नेटाइट, जिसे Fe3O4 कहा गया। इसमें लोहे की छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण था, इसलिए इस अयस्क को मैग्नेट कहा गया। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मिलने के कारण इसे प्राकृतिक चुंबक कहा गया।
अब प्राकृतिक चुंबक की प्रबलता बहुत कम होती है, ये भी आप लिख सकते हैं। अब कृत्रिम चुंबक क्या है? कृत्रिम विधियों से तैयार चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये चुंबक शक्तिशाली होते हैं, अर्थात इनकी प्रबलता प्राकृतिक चुंबक से बहुत अधिक होती है। साधारणतः ये किस चीज़ से बनते हैं? लोहा, इस्पात तथा कोबाल्ट से बनाए जाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि कृत्रिम चुंबक किस चीज़ से बनाए जा सकते हैं? लोहा, इस्पात तथा कोबाल्ट से बनाए जा सकते हैं। ये तीनों पदार्थ मिलाकर इस चुंबक को एक विशेष विधि द्वारा बनाया जाता है। आकृति के आधार पर कृत्रिम चुंबक बहुत सारे प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे इनमें से कुछ हमने बताए हैं: छड़ चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकीय सुई और कंपास आदि। ये सब आपके कैसे चुंबक हैं? कृत्रिम चुंबक हैं। अब इसके अगर फिगर को देखें तो यहाँ पे देखिए, ये छड़ चुंबक है, ये नाल चुंबक है, इस तरह से बना होता है यू आकार का। ये एक आयताकार टुकड़ा समझ लीजिए। आपने रबर की पट्टी देखी होगी, उसी तरह से होता है। एक तरफ लिखा होता है यन और एक तरफ लिखा होता है यस, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और ये आपका यू आकार का होता है, इसे बोलते हैं नाल चुंबक, जिसे बोलते हैं हार्स शो मैग्नेट, मतलब घोड़े का नाल आपने सुना होगा। ठीक इसी तरह से होता है घोड़े का नाल, इसीलिए इसको हार्स शो मैग्नेट भी कहते हैं। और ये आपका है चुंबकीय सुई। तो यहाँ पे ये चीज़ तो बहुत बड़े में बनाई गई है, लेकिन अरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट में अभी देखा आपने, इतनी बड़ी छोटी सी थी एक गोली, इसी में ये सुई लगी हुई थी। तो इसके कई रूप होते हैं, ऐसा भी बना होता है, ऐसा भी बना होता है। तो ये है चुंबकीय सुई। और चुंबकीय जो कंपास होता है, ये क्या बताता है? दिशा बताता है। आप उत्तरी दिशा और दक्षिणी दिशा, इसमें दो दिशाएं प्रमुख होती हैं, जिसमें सुई ठहरती है, चुंबकीय सुई ठहरती है। ये सुई जब नॉर्थ पे होती है तो 0 अंश माना जाता है, और ठीक जब ये साउथ पे होती है, ये वाला सिरा, तो यहाँ पे 180 अंश माना जाता है। जब ये सुई रोटेट होके ऐसे इधर आ जाएगी यहाँ पे, तो ये कितना घूम गई? देखिए, ये 100 अंश लगभग घूम जाती है। कितना? 100 अंश। तो यहाँ पे ईस्ट में क्या होता है, आप 90 भी मान सकते हैं, 90 यहाँ होता है, 270 यहाँ पे होता है ना। मतलब देखिए, जब आप चतुर्थांश बनाते हैं तो 0, 90, 180 और 270, फिर यहाँ पे हो जाता है कितना? 360। ठीक उसी प्रकार से ये भी काम करता है, लेकिन इसमें 0 कहाँ पे माना जाता है? नॉर्थ पे ही 0 माना जाता है। और ठीक उत्तर में जब आते हैं, ठीक उत्तर में तब 0 है, लेकिन ठीक पूरब में जब आते हैं तब 90 माना जाता है। और ठीक जब दक्षिण में आ जाएंगे तब 180 माना जाता है। और ठीक पश्चिम में जब आएंगे तो यहाँ पे 270 मान लिया जाता है। तो मतलब वेस्ट डायरेक्शन में 270। और अगर हम ठीक पूरब की बात करते हैं तो ये वाला सिरा ऐसे घूम जाएगा, नॉर्थ वाला, यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे कितना मान लिया जाएगा? 90 डिग्री। और ये वाला सिरा कहाँ पे पहुँच जाएगा? ये वाला घूम के 270 पे पहुँच जाएगा, मतलब साउथ यहाँ पे पहुँच जाएगा और नॉर्थ यहाँ पे आ जाएगा। तब समझ लीजिए आप उत्तर से 90 अंश के कोण पे घूम गए हैं, अर्थात आप कहाँ पे जा रहे हैं? आप ठीक पूरब की दिशा में जा रहे हैं। तो ये काम करता है कौन? कंपास। ठीक है ना। तो ये तो हो गया चुंबक के टाइप और इनके कुछ डायग्राम। अब हम आपको बता देते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मैग्नेट, यानी कि चुंबक के गुण कौन कौन से होते हैं। इसको आप याद रखिएगा। चुंबक में तो बेसिकली एक गुण तो आप जान ही चुके हैं, यह लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इसी गुण को चुंबकत्व कहते हैं। मतलब चुंबक लोहे या लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसके इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबकत्व का मतलब ये कि जो चुंबक वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, वही आकर्षित करने वाला गुण क्या है? चुंबकत्व है। ठीक है ना। तो आप ये इसकी प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट बता सकते हैं कि चुंबक लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसके इस गुण को चुंबकत्व भी कहते हैं। अब दूसरे पॉइंट में, चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो इसका एक सिरा सदैव उत्तर की ओर ठहरेगा
और एक सिरा दक्षिण की ओर ठहरेगा और इन सिरों को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। मतलब ये कि अगर किसी छड़ चुंबक को, ये आपका कैसा चुंबक है, छड़ चुंबक है, इसको किसी धागे से ऐसे बीच में से ठीक बांध दिया जाए और ऐसे किसी दृढ़ आधार से लटकाया जाए और घुमा दिया जाए, कितना भी आप घुमाएंगे, अगर ये स्वतंत्र रूप से लटकाया गया है तो इसका एक सिरा उत्तर की ओर आके ठहरेगा और एक सिरा दक्षिण की ओर। जो सिरा उत्तर की ओर होगा उसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और जो सिरा दक्षिण की ओर होता है इसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है ना। इसको शार्ट में लिखते हैं एन और यस। एन मीन्स होता है नॉर्थ और यस मीन्स होता है साउथ। ठीक है ना। अब तीसरे पॉइंट में, ये तीसरा पॉइंट इसका देखिए, अगर दो समान ध्रुवों को हम पास पास लेके आए, दो चुंबक आपके पास हो जिसमें आप ये चुन लें कि ये नॉर्थ है इसका, ये साउथ है ना। अब अगर नॉर्थ साउथ की बात करें हम, अगर दो समान ध्रुवों को हम पास पास लेके आते हैं, मतलब दोनों एक ही हों, चाहे उत्तर उत्तर हो चाहे दक्षिण दक्षिण हो, तो जब पास पास लेके आएंगे तो ऐसा आपको लगेगा कि वो धक्का दे रहे हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण तथा विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है। आपने इस चीज़ को देखा भी होगा, आप जो एक स्पीकर लेते हैं ना, स्पीकर में चुंबक लगा होता है, अगर वो चुंबक निकालेंगे, दो स्पीकर से निकालें, उनको एक बार जब लेके आएंगे पलट के, तो हो सकता है वो चिपक जाएं आपस में, लेकिन जब अगले वाले चुंबक को पलट देंगे और फिर पास पास लेके आएंगे तो वो धक्का देंगे, चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे। तो वहाँ पे मतलब क्या कि आप दो समान ध्रुवों को पास पास लेके जा रहे हैं जिसके कारण उनके बीच प्रतिकर्षण लग रहा है। अगर उनका ध्रुव आप चेंज कर देंगे, फिर से पलट देंगे, तो वो एक दूसरे के समीप आ जाएंगे, वो मतलब बहुत तेज़ी से एक दूसरे के पास आएंगे, वो चिपक जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण तथा विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, जिसको हमने यहाँ पे डायग्राम से समझाया है। देखिए, ये पहला चुंबक है, ये दूसरा चुंबक है, ये तीसरा चुंबक है। अब पहले चुंबक का नॉर्थ दूसरे चुंबक का नॉर्थ अगर है तो ये एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं। अब दूसरे चुंबक में हमने साउथ लिया, तीसरे चुंबक का भी हमने साउथ लिया, फिर यहाँ पे धक्का है ना, यहाँ पे प्रतिकर्षण है। कैसा बल है इनके बीच में? प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण यहाँ भी है, प्रतिकर्षण यहाँ भी है। अब दूसरे कंडीशन में अगर देखें तो नॉर्थ यहाँ पे है, साउथ यहाँ पे है। अब ये क्या करेंगे, बहुत तेज़ी से एक दूसरे के पास आएंगे, है ना, क्योंकि इनके ध्रुव क्या हैं, विपरीत हैं। तो इनके बीच अब कैसा बल होगा? आकर्षण बल होगा। देखिए, तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण तथा विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। अगले पॉइंट पे अगर हम चलें तो अगर ऐसा हम सोचते हैं कि किसी भी चुंबक में सिर्फ एक ध्रुव हो, या तो दक्षिण हो या तो उत्तर हो, ऐसा संभव नहीं है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। ऐसा कभी भी संभव नहीं है। अगर चुंबक है तो उसमें दो ध्रुव जरूर होगा, उत्तरी ध्रुव भी होगा और दक्षिणी ध्रुव भी होगा। और अगर उस चुंबक को हम तोड़ते जाएंगे तो वो स्वतंत्र रूप से एक चुंबक बनता रहेगा, और एक स्वतंत्र चुंबक में दो ध्रुव हमेशा बनते रहते हैं, नॉर्थ और साउथ, ये दोनों ध्रुव हमेशा होंगे। तो एक अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। कहने का मतलब एक ध्रुव वाला कोई चुंबक हो ही नहीं सकता है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अर्थात यदि किसी चुंबक को तोड़ा जाए तो उसके पुनः दो ध्रुव बन जाते हैं। मतलब अगर आपके पास एक चुंबक है, आप उसे तोड़ते जाएं, क्यों ना इतने बड़े से चुंबक का आप लाखों टुकड़ा कर दें, है ना, जिसमें नॉर्थ और साउथ हो, नॉर्थ और साउथ हो, इसके आप लाखों टुकड़े कर दें, तो जो लाखों टुकड़े छोटे छोटे हुए हैं सब में भी दो ध्रुव होंगे। इसमें भी नॉर्थ होगा साउथ होगा, इसमें भी नॉर्थ होगा साउथ होगा, इसमें भी नॉर्थ होगा साउथ होगा। मतलब ये स्वतंत्र रूप से एक चुंबक की भांति ही व्यवहार करेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए, इसको हमने समझाया है।
एक आपका क्षण चुंबक है ना। इसको जब हमने दो भागों में तोड़ा, ये आपका पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, तब इसमें फिर से साउथ और नॉर्थ बन गया। इसमें भी वही चीज़ है। फिर हमने इसको दो भागों में तोड़ा, है ना। अब जब इसको दो भागों में तोड़ा, फिर से देखिए साउथ और नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ, इसमें भी यही चीज़ होगी। इसको अगर हम फिर से दो भागों में तोड़ेंगे तो नॉर्थ और साउथ इसमें फिर से बन जाएगा। इस तरह से अगर आप इसको फिर से तोड़ते जाएंगे तो दो ध्रुव वाला चुंबक स्वतंत्र रूप से बनता रहेगा। इसीलिए एक अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, मतलब एक ध्रुव वाला कोई चुंबक नहीं हो सकता है। यदि किसी चुंबक को हम तोड़ें तो वह पुनः दो ध्रुव वाला चुंबक बन जाता है, ऐसा आप बता सकते हैं। अब हम आपको बता देते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। बहुत इजी है, आप समझ गए होंगे अब तक कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होना चाहिए। एक चुंबक है, अब इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें आप दूसरे चुंबक को जब लेके आएंगे तो इस पे या तो आकर्षण बल का अनुभव होगा या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। जैसे मान लीजिए जब ये चुंबक इस वाली बाउंड्री के बाहर था, तब तक तो इस पे ना तो आकर्षण लगा था और ना ही प्रतिकर्षण, लेकिन जब इसको आप उठा के यहाँ पे लेके आए इसके बाउंड्री पे, तो हो सकता है ये इसको अपनी तरफ खींचे, या तो हो सकता है ये भी कि ये इसको अपने से दूर भेजे। तो क्या हुआ कि इस चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र है जिसमें आप चुंबकीय बल का अनुभव कर रहे हैं। तो वो क्षेत्र इस वाले चुंबक का, मतलब ये वाला क्षेत्र पूरा, ये पूरा क्षेत्र इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। तो इसको बाय डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सकता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अगर इस क्षेत्र को हम ए नाम दे दें, है ना, और इस चुंबक को हम यम से कॉल करें, इसको हम यम बोल रहे हैं, यम चुंबक और ए इसका क्षेत्र, है ना। अब ए इसका क्षेत्र है। अगर कोई अलग लोहे की वस्तु या कोई और चुंबक इस क्षेत्र की बाउंड्री पे आएगा तो वो चुंबकीय बल का अनुभव करेगा, ठीक है ना। या तो वो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। आप एक चीज़ यहीं पे और जानें, चुंबकीय बल के कितने प्रकार हैं, है ना। चुंबकीय बल ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक आकर्षण और दूसरा प्रतिकर्षण। ये दो प्रकार के चुंबकीय बल होते हैं, या तो आकर्षण बल होगा या फिर प्रतिकर्षण बल होगा। तो मैं समझता हूँ कि आप अब तक जो भी बताया गया वो अच्छे से समझ गए हैं। अगर किसी पॉइंट पे आपको डाउट है तो आप हमें ज़रूर बताइए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थी। अब अगले वीडियो में आप चुंबकीय बल रेखाओं के गुण और चुंबकीय बल रेखाएं, इन सब टॉपिकों को पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।